सुप्रभात बच्चों, आज आइए और एक कहानी पाठ करेंगे। आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ है स्कूल की छुट्टियां। लेखक आर.के. नारायण। पाठ पढ़ने से पहले मैं आपको पाठ के लेखक के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। लेखक है आर.के. नारायण। उनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 और मृत्यु 13 मई 2001 को हुई थी। आर.के. नारायण का पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी नारायण था। वो अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने उपन्यास तथा कहानी विधा को अपनाते हुए विभिन्न स्तरों तथा रूपों में मानवीय उत्थान पतन की गाथा को अभिव्यक्त किया है। उनके पिता तमिल के अध्यापक थे। वे अपना अधिकांश समय मैसूर के शांत शहर में बिताए थे। नारायण ने भी अध्यापक तथा पत्रकारिता के रूप में कार्यरत रहे, फिर अपना सारा जीवन लेखन कार्य में बिताया। वे मैसूर के यादवगिरी में करीब 2 दशक तक रहे। प्रमुख रचनाएं हैं स्वामी और उसके दोस्त, द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, महात्मा का इंतजार, द गाइड, मालगुड़ी का आदमखोर, ए टाइगर फॉर मालगुड़ी आदि। उनके उपन्यास गाइड के लिए उन्हें सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विद्यार्थियों, पाठ पढ़ने से पहले मैं पाठ के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा। स्कूल की छुट्टियां नामक इस पाठ में परीक्षा समाप्त होने तथा छुट्टियां पढ़ने की खुशी का वर्णन किया गया है। स्वामीनाथन और उसके साथी परीक्षा समाप्ति और छुट्टियों की घोषणा के बाद अपना उल्लास कैसे प्रकट करते हैं वो बताया गया है। बच्चों, अक्सर जब आपके विद्यालय में भी कोई छुट्टियों का ऐलान किया जाता है तब आप भी जोरदार से चिल्लाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि लंबे समय तक आपको घर में रहना पड़ेगा, खेलकूद करना पड़ेगा। और इसी प्रकार की घटनाओं का जिक्र भी इस कहानी में किया गया है। बच्चे उसी प्रकार आपकी तरह बच्चे भी खुशी प्रकट करते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं पाठ स्कूल की छुट्टियां। अप्रैल में परीक्षाओं से केवल 2 सप्ताह पहले स्वामीनाथन को लगा कि पिताजी का मिजाज बहुत खराब होता जा रहा है। वे बात का बतंगड़ बनाने में लगे हैं, जैसे उन्होंने अचानक अपने बेटे को तंग करने का फैसला कर लिया है। अगर वो दादी से गपशप कर रहा होता तो उससे कहा जाता है, याद रखो परीक्षा नजदीक है, तुम्हारी दादी इंतजार कर सकती है लेकिन परीक्षा इंतजार नहीं करेगी। बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न भी आ सकता है कि स्वामीनाथन को क्यों लगा कि उसके पिताजी का मिजाज खराब होता जा रहा है। तो इसका उत्तर यहीं पर है। हाँ, अगर उन्हें माँ के पीछे पीछे भागता नजर आएगा तो उन्हें ढूंढवा कर पढ़ाई करने का आदेश दिया जाएगा। अगर तालुका दफ्तर के घंटे के 9 बजने के बाद उसकी आवाज सुनाई देगी तो पिता के कमरे से आवाज आएगी, स्वामी तुम अभी तक सोए नहीं, तुम्हें सुबह जल्दी उठना है और पढ़ना है। स्वामीनाथन के जीवन का यह बहुत कठिन समय था। बच्चों, यहाँ पर और भी एक प्रश्न आएगा कि स्वामीनाथन का जीवन का सबसे कठिन समय कौन सा था। तो ये एक प्रश्न है। एक दिन उसने चिढ़कर पिता से कहा, आप परीक्षा को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? तुम फेल हो गए तो मैं फेल नहीं हो सकते, लेकिन तब जब तुम पढ़ोगे और सवालों का ठीक ठीक जवाब दोगे। मान लो तुम फेल हो जाते हो और तुम्हारे सहपाठी तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं तो जिस दिन परीक्षा खत्म हो उस दिन से फिर अपनी मनमर्जी से काम कर सकते हो। स्वामीनाथन ने सोचा, मान लो मट्टर, मणि, राजम और शंकर मुझे छोड़कर दूसरे फार्म ए में चले गए तो पिताजी ठीक कहते हैं। फिर पिताजी ने और भी डराने वाली बात कही, मान लो तुमसे नीचे के 5वें के लड़के तुम्हारे सहपाठी बन गए तो। ऐसा सुनते ही स्वामीनाथन परीक्षा की तैयारी में लग गया। स्वामीनाथन ने आधा घंटा दशमलव के सवाल में लगाया। दशमलव का अंग्रेजी शब्द होता है डेसिमल। बच्चों, यहाँ पर और एक प्रश्न आएगा कि स्वामीनाथन को पिताजी की कौन सी बातें अच्छी लगी। परीक्षा का अंतिम दिन, एक तरफ सूखे होठ, सूखा गला, स्याही से रंगी उंगलियां और थकान। बच्चे कठिन मेहनत करते थे, परीक्षा में बैठे और थके हारे परीक्षा देकर बाहर निकलते हैं। और दूसरी तरफ परीक्षा समाप्त होने की खुशी के साथ स्वामीनाथन अंतिम दिन परीक्षा भवन से निकला। स्वामीनाथन को अचानक लगा कि उसे इतनी जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन वह हॉल में और कैसे रुक सकता था। तो बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न आएगा कि स्वामीनाथन को क्यों लगा कि उसे इतने जल्दी बाहर नहीं आना चाहिए। तो उसका उत्तर यहीं पर है। तमिल का पेपर 5 बजे तक चलने वाला था। उसने आखिरी सवाल की आखिरी पंक्ति 4:30 बजे तक लिख ली थी। 6 प्रश्नों में से पहला प्रश्न उसने संतोषजनक रूप से किया था, दूसरे के बारे में उसे संदेह था, तीसरा ठीक था और चौथे के बारे में उसे साफ पता था कि यह गलत
गलत है, लेकिन उसे सही उत्तर का पता भी न था। छठा उत्तर सबसे अच्छा था। इसका उत्तर देने में उसे 1 मिनट लगा था। उसने यह सवाल 4:30 बजने में 2 मिनट पहले पढ़ा। 1 मिनट बाद उसने उत्तर लिखना शुरू किया और ठीक 4:30 बजे खत्म कर दिया। प्रश्न था, ब्राह्मण और शेर की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो कहानी है, उस कहानी की विषय वस्तु इस प्रकार है। एक ब्राह्मण तालाब के किनारे से गुजर रहा था। दूसरे किनारे से एक शेर ने उसे आवाज लगाई, उसे सोने की चूड़ी देने की बात कही। ब्राह्मण ने पहले तो चूड़ी लेने से मना कर दिया, परंतु जब शेर ने अपने को भोला भाला और सच्चा बताया तो ब्राह्मण पानी में चलकर उसके पास आ गया। इससे पहले कि वह चूड़ी लेने के लिए हाथ बढ़ाता, वह शेर के पेट में पहुंच गया था। वास्तव में आप जानते हैं कि ब्राह्मण लोग थोड़े लोभी होते हैं, तो उसी प्रकार लोभ के कारण ही उसके प्राण भी निकल गए। स्वामीनाथन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इस कहानी में कोई शिक्षा है, लेकिन अब उसे लगा कि उसमें शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र में कहा गया है। उसे यह निर्णय करने में 1 मिनट लग गया कि कहानी की शिक्षा यह है, जब शेर सोने की चूड़ी दे तो हमें नहीं लेनी चाहिए, या सोने की चूड़ी का प्यार आदमी की जान ले लेता है। उसने दूसरे जवाब में अधिक शिक्षा देखी और उसे लिख दिया। लिखने के बाद उसने हॉल की बड़ी दीवार घड़ी की ओर देखा। आधा घंटा और, वह आधा घंटा यहाँ क्या करेगा? लेकिन सबसे पहले हॉल से निकलते हुए उसे अटपटासा लगा। दूसरे लड़के भी उसकी तरह जल्दी और सही सही उत्तर क्यों नहीं दे पा रहे हैं? उसे समय काटना मुश्किल लगा। बच्चों, यहाँ पर और एक प्रश्न आएगा कि स्वामीनाथन को सबसे पहले हॉल से निकलते हुए अटपटासा क्यों लग रहा था? घंटी बजी। 2-2, 3-3 की टोलियों में लड़के हॉल से निकले, क्योंकि बच्चे जब परीक्षा हॉल से निकलते हैं आपस में आलोचना करते हुए निकलते हैं, तो ठीक प्रकार यहाँ भी 3-3, 2-2 बच्चे भी आपस में आलोचना करते हुए बाहर निकले। पिछले 3 घंटों का वातावरण एकाएक बदल गया और चारों ओर उत्साहपूर्ण वातावरण का कोलाहल भर गया। बच्चों, यहाँ पर और भी एक प्रश्न आएगा, वातावरण एकाएक क्यों बदल गया? उसका कारण क्या है? यहीं पर उसका उत्तर है। स्वामीनाथन ने एक सहपाठी से पूछा, तुमने आखिरी सवाल के जवाब में क्या लिखा? कौन सा? शिक्षा वाला? तुम्हें याद नहीं? अध्यापक ने कक्षा में बताया था कि सोने के लालच में ब्राह्मण की जान चली गई। सोना कहाँ था? स्वामीनाथन ने आपत्ति की, वहाँ तो सिर्फ सोने की चूड़ी यहाँ थी। तुमने इसका जवाब कितना लंबा दिया? 1 पृष्ठ, सहपाठी ने उत्तर दिया। स्वामीनाथन को यह उत्तर अच्छा नहीं लगा। उसने सिर्फ 1 पंक्ति लिखी थी। क्या तुम्हें इतना लंबा जवाब नहीं लिखना चाहिए था? थोड़ी देर बाद उसने राजम और शंकर से मिले। हाँ भाई, तुम लोगों को पेपर कैसा लगा? तुम्हें कैसा लगा? शंकर ने पूछा। बुरा नहीं था, स्वामीनाथन बोला। मुझे तमिल से ही डर लगता था, राजम ने कहा। अब लगता है मैं बच गया। पास होने लायक नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, ज्यादा मिलेंगे, A क्लास, शंकर बोला। अरे सुनो, स्वामीनाथन कहने लगा, एक बेवकूफ ने शिक्षा वाले सवाल के जवाब में पूरा पृष्ठ लिख डाला है। मैंने तो 3/4 पृष्ठ भरा है, राजम बोला। और मैंने आधे से कुछ ज्यादा, शंकर ने कहा, जो इन मामलों में विशेषज्ञ माना जाता था। मैंने भी इतना ही लिखा है, लगभग आधा पृष्ठ। स्वामीनाथन अपनी अंतरात्मा के घाव पर जैसे मरहम लगाते हुए झूठ बोल गया। उस क्षण के लिए उसने अपने झूठ पर विश्वास भी कर लिया। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आएगा कि स्वामीनाथन छठे प्रश्न के बारे में झूठ क्यों बोला? तो बच्चों, यहाँ पर स्वामीनाथन इसीलिए झूठ बोल गया क्योंकि बेवकूफ बनना नहीं चाहता था। अरे तुम लोग जानते हो ना, कल से स्कूल की छुट्टियां हैं, तो फिर कल क्या करोगे? किसी ने पूछा। मैं अपनी किताबें चूल्हे में डाल दूंगा, स्वामीनाथन बोला। शंकर ने कहा, मेरे पिता ने छुट्टियों में पढ़ने के लिए कई किताबें मुझे खरीदी है, जहाजी सिंधबाद, अली बाबा आदि। मणि हाथ ऊपर उठाकर रोता झींकता हुआ आया। वक्त बहुत कम था, वरना मैं आखिरी सवाल को तो यूं उड़ा सकता था। मटर भी कहीं से प्रकट हुआ और उसके बाएं गाल पर स्याही की बड़ी लकीर थी। 15 मिनट बाद घंटी बजी। सारा स्कूल हॉल में इकट्ठा हो गया। सबके चेहरों पर खुशी थी और बातों में अच्छी दोस्ती की झलक। अध्यापक भी अपनापन दर्शाते हुए खुश लग रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पर छुट्टियों का ऐलान होने वाला है, इसलिए अध्यापक भी खुश नजर आ रहे थे। हेडमास्टर मंच पर आए और शोर के थमने का इंतजार करने के बाद उन्होंने छोटा सा भाषण दिया। उन्होंने कहा कि स्कूल जून की 19 तारीख तक बंद रहेगा और 20 जून को खुलेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़के अपना समय नष्ट नहीं करेंगे
रहेंगे और कहानियों की किताबें पढ़ते रहेंगे तथा अगली कक्षा की किताबों पर नजर डालते रहेंगे। समय नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि वे आशा करते हैं कि सब अगली कक्षा में जाएंगे। अब 1 मिनट और प्रार्थना होगी और उसके बाद सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। प्रार्थना के अंत में जैसे तूफान आ गया, ऊंची आवाजों और चिल्लाहटों के झुंड रेल की तरह हॉल से बाहर निकला। मणि ने स्कूल के गेट पर तेजी से काम किया, किसी का कलम छीना, किसी की दबात और उन्हें तोड़ दिया। उसके आसपास लड़कों की खुशी और उत्तेजना से भरी भीड़ थी। एक एक चीज के टूटने की खुशी की चित्कार उठती थी। उस क्षण के उत्साह में आकर स्वामीनाथन ने अपनी दबात खुद ही अपने सिर पर उलट ली थी और बहती स्याही से उसकी आंखों के नीचे काले दायरे पड़ गए थे। पुलिस का एक सिपाही सड़क से गुजरा। मणि ने उसे आवाज दी, सिपाही जी, इन लड़कों को गिरफ्तार कर लो। और इसके साथ ही सैकड़ों कंठों से निकले विजय घोष से आसमान गूंज उठा। फिर कुछ और दबातें फोड़ी गई तथा कुछ और कलम तोड़े गए। इस सारे तमाशे के बीच मणि जोर से बोला, कोई सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा। बच्चों, यहाँ पर भी एक प्रश्न आएगा कि परीक्षा के अंत में बच्चे किस प्रकार खुशी जाहिर करते हैं या बच्चों के किन किन कार्यों से उनकी खुशियां और उत्साह देखने को मिलता है, वो भी स्पष्ट कीजिए। तो जैसे ही मणि कहता है कि सिंगाराम की पगड़ी ले आए, मैं उसे रंग दूंगा, तो उसी समय पर ये आवाज भी सिंगाराम तक पहुंच जाती है। स्कूल का चपरासी सिंगाराम एकमात्र व्यक्ति था जो आजादी के इस उत्साह से प्रभावित नहीं था। तो बच्चों, यहाँ पर भी प्रश्न आ सकता है कि बच्चों के इस उत्साह में सिंगाराम प्रभावित क्यों नहीं था। बच्चों, यहाँ पर सिंगाराम चपरासी था क्योंकि उसके लिए तो कोई छुट्टी नहीं है, वो तो पूरा दिन ही काम करता रहेगा। तो बच्चों की छुट्टी है, इसीलिए बच्चे खुश है। जैसे ही उसके कानों में भनक पड़ी तो उसकी पगड़ी को रंगने की योजना बन रही है, तो वह डंडा लेकर भीड़ की तरफ दौड़ा और उधम मचाने वालों को तितर बितर कर दिया। इसके लेखक है आर.के. नारायण। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठ के अंत में अभ्यास के रूप में जो प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर भी मैं यहीं पर लिखा हूँ। इसको अच्छी तरह से पढ़ना, समझना और अपनी कॉपी में लिखना। और सभी प्रश्नों के उत्तर को आप याद रखोगे क्योंकि यही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। और अंत में आपको एक कार्यपत्रक दिया गया है, इस कार्यपत्रक को आप लिखोगे। आज के लिए इतना ही, फिर और एक पाठ लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।